नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2000 में रिलीज़ हुई बॉयलर रूम नाम की स्टॉक मार्केट पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी स्टॉक मार्केट की एक ऐसे पहलू को दिखाती है जहां कुछ लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाते हैं। उनके लिए सही गलत कुछ मायने नहीं रखता और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। और हम देखेंगे कैसे एक लड़का अनजाने में इन स्कैमर्स का हिस्सा बन जाता है और कैसे वह इन सब से निकलता है और इन्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करता है। तो स्टॉक मार्केट के इस धोखाधड़ी के खेल को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां हम 19 साल के स्टॉक डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर की बेसमेंट में इलीगल कसिनो चलाता है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में खूब सारा पैसा कमाना था और अक्सर पैसे कमाने का शॉर्टकट हमेशा गलत ही होता है। अब वहाँ पर जुआ खेलने के लिए अक्सर लोग आते रहते हैं, जिससे स्कॉट की अच्छी कमाई हो रही थी। अब ऐसे ही एक रात स्कॉट का कजिन एडम और उसका दोस्त ग्रे उसके कसिनो में खेलने आते हैं। स्कॉट अपने कजिन की लाइफस्टाइल देखकर काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसा था। फिर वह लोग कुछ देर वहाँ खेलने के बाद चले जाते हैं। अब अगले दिन स्कॉट अपने फैमिली के पास अपने घर जाता है। तब वहाँ उसके पिता मार्टी डेविस उसे खूब डांटता है, क्योंकि स्कॉट पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक इलीगल कसिनो चला रहा था और जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है। और क्योंकि मार्टी एक कोर्ट के जज हैं, इसलिए स्कॉट के कारण उनकी भी इमेज खराब हो रही थी। खैर, फिर एक दिन ग्रे स्कॉट से कहता है कि तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, मगर तुम्हारे इस काम में काफ़ी रिस्क है। और क्या तुम ज़िंदगी भर यही करना चाहते हो? तुम हमारे साथ काम करके लाखों डॉलर कमा सकते हो और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो। दरअसल ग्रे स्कॉट को अपने फर्म जेटी मलन में रिक्रूट करना चाहता था, जिसके लिए स्कॉट भी मान जाता है। उसे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था और जल्दी से खूब सारा पैसा कमाना था, क्योंकि आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है उसी को इज्जत मिलती है। इसके बाद अगले दिन स्कॉट जेटी मलन में पहुंच जाता है, जो एक ब्रोकरेज फर्म है जहां स्टॉक्स में डील करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कि फर्म के कर्मचारी फ़ोन पर क्लाइंट से डील कर रहे हैं। यह सब देखकर स्कॉट काफ़ी घबरा जाता है। इसके बाद रिसेप्शन पर बैठी एबी नाम की लेडी स्कॉट को बताती है कि आप सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए एक साथ ही जाना होगा, क्योंकि यह एक ग्रुप इंटरव्यू है। जिसके बाद हम देखते हैं जिम यंग को, जो कि उस फर्म का हेड रिक्रूटर है। वह उनके सामने एक लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है कि इस फर्म को ज्वाइन करने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग अगले 3 महीने में 1 मिलियन से भी ज़्यादा कमा लेंगे। जिम कहता है कि हम यहाँ ना तो दोस्त बनाने आए हैं और ना ही एनवायरनमेंट बचाने आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। इसके बाद वह कहता है कि आप लोग इस फर्म में पहले 3 महीने ट्रेनिंग के रूप में काम करोगे और ट्रेनिंग के बाद आपको सीरीज़ 7 एग्ज़ाम पास करना होगा, तब जाकर आप जूनियर ब्रोकर बनोगे। और इस पीरियड में आपको अपने टीम लीडर के लिए 40 अकाउंट्स खुलवाने होंगे। 40 अकाउंट्स यानी 40 न्यू डील्स, और उसके बाद ही आप इंडिपेंडेंट ब्रोकर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग के दौरान आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर ग्रेस कार्ड के पास आता है और उससे कुछ कार्ड देकर बोलता है कि यह लोग हमारे क्लाइंट्स हैं और तुम्हारा काम है इन लोगों को कॉल करना और उन्हें हमारे फ़र्म के बारे में जानकारी देना कि हम एक अच्छी फ़र्म है और हमारे ज़रिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें पैसे 2-3 गुना हो सकते हैं। तुम्हें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के सपने दिखाने हैं। अगर वह लोग दिलचस्पी दिखाने लगें तो उन्हें कहना है कि 1 महीने के अंदर फ़र्म के सीनियर ब्रोकर उन्हें कॉल करेंगे और तुम्हें कभी भी क्लाइंट को शेयर खरीदने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। ग्रे उसे अपना काम अच्छे से करने को कहता है, क्योंकि वह उसकी टीम की लीडर है और अगर स्कॉट कुछ गड़बड़ करेगा तो ग्रे के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके बाद स्कॉट अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि अब वह इलीगल काम नहीं करता, उसने कसिनो बंद कर दिया है और एक ब्रोकरेज फर्म में ब्रोकर के रूप में काम शुरू कर दिया है। तब हर माँ की तरह उसकी माँ भी बोलती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे पिता भी काफ़ी खुश हैं कि अब तुम कोई ढंग का काम कर रहे हो। खैर, अब अगले दिन से स्कॉट काम पर लग जाता है और वह अपने फर्स्ट क्लाइंट्स को कॉल करता है, मगर कॉल पर उसे सामने वाला बहुत ही गंदी गंदी गाली देता है और तुम लोग फ्रॉड हो यह कहकर फ़ोन काट देता है। तब ग्रे उसे एनकरेज करते हुए कहता है कि ऐसा तो ट्रेनिंग के दौरान हर ब्रोकर के साथ होता है, तुम हिम्मत मत हारो। पहले तुम यह तय कर लो कि तुम्हें क्लाइंट के साथ क्या बात करनी है। तुम जितना चाहे उतना झूठ बोल सकते हो ताकि क्लाइंट तुम्हारी बातों में आ जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच,
तुम्हें बस अपने क्लाइंट को इन्वेस्ट करने के लिए मनाना है। यह सब सुनने के बाद स्कॉट कहता है कि यह तो गलत है, हम ऐसे कैसे किसी को झूठ बोल सकते हैं। तब ग्रे बोलता है कि ऐसे तो सब स्टॉक ब्रोकर करता है, सबका यही काम है, तुम पैसा कमाने के लिए यहाँ पर बैठे हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे कोई एक पैसा भी नहीं लगाएगा, और पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस नाम के एक आदमी को, जो कि फर्म का सीनियर ब्रोकर है, जो बहुत सारे पैसे लेकर आता है, और वहाँ पर सबका यही मानना था कि वह खूब सारा पैसा बना रहा है, जिसे देखकर स्कॉट काफ़ी प्रभावित होता है। अब वह धीरे धीरे अपना काम शुरू करता है। इसके बाद स्कॉट और उसकी फैमिली डिनर के लिए जाती है। वह लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि आखिर स्कॉट सही रास्ते पर चलने लगा है। स्कॉट के पिता मार्टी वैसे तो खुश हैं, लेकिन जेटी मर्लिन के बारे में उन्होंने अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं सुना है, और उन्हें शक है कि वह लोग कुछ गलत कर रहे हैं। जब स्कॉट के पिता इस बारे में उसे कहते हैं तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी उसके कंपनी के बारे में कुछ गलत बोले। मगर स्कॉट की मां सिचुएशन को संभाल लेती है। फिर स्कॉट अपने बॉस के घर जाता है, जहां पर फर्म के सभी लोग मौजूद थे, जहां पर वो लोग वॉल स्ट्रीट मूवी को देख रहे थे। वैसे इन लोगों को वॉल स्ट्रीट मूवी में हीरो और उसके डायलॉग बहुत पसंद है। क्रिस तो मूवी के डायलॉग को सेम टू सेम रिपीट कर सकता था। इसके बाद स्कॉट बाकी ब्रोकर की तरह ही अपने क्लाइंट से झूठ बोलकर उन्हें शेयर खरीदने के लिए कॉल करना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे करते करते एक दिन वह एक डॉक्टर को शेयर खरीदने के लिए राजी कर लेता है। फिर आगे की बात करने के लिए सीनियर ब्रोकर क्रिस को कॉल ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर क्रिस डॉक्टर को अपनी बातों में इस तरह से फंसाता है कि वह किसी और ही दुनिया में खो जाता है। वह डॉक्टर को बड़े बंगले और गाड़ियों के सपने दिखाने लगता है, और थोड़ी ही देर में डॉक्टर बेवकूफ़ बन जाता है, और वह डॉक्टर अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई उस स्टॉक में लगा देता है। यह सब देखकर स्कॉट भी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे इस डील से कमीशन मिलने वाला था। इसके बाद क्रिस स्कॉट को काफ़ी सारे तरकीब सिखाता है, जिससे क्लाइंट्स को आसानी से इन्वेस्ट करने के लिए मनाया जा सके, और कैसे मिनिमम रिस्क के साथ अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्कॉट को क्रिस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और स्कॉट को भी यह समझ आ जाता है कि उसका टीम लीडर ग्रे अब तक उसे ढंग से सिखा नहीं रहा था। अगर क्रिस उसका टीम लीडर होता तो अब तक वह बहुत आगे बढ़ चुका होता। वैसे इस सब की वजह एबी भी है, जो कि ग्रे की एक्स गर्लफ्रेंड है, और आजकल स्कॉट में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है। यह दोनों एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर देते हैं। अब एक दिन जब स्कॉट और उसके कलीग बार में बैठे हुए थे, तब दूसरी एक फर्म वाले उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग एक छोटी सी फर्म से हो ना, जिसने जानबूझकर अपना नाम जेटी मर्लिन रखा है ताकि सुनने में जेपी मॉर्गन जैसा लगे। फिर उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसके बाद जेटी मर्लिन वालों को उस बार से बाहर फेंक दिया जाता है। अब अगले दिन जिम सभी रिक्रूट से कहता है कि तुम लोग हमारी फर्म के लिए काम करते हो तो कम से कम एक तो ढंग का सूट तो ले सकते हो, ताकि तुम लोग प्रोफेशनल लगो और थोड़ा प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करना सीखो। और वैसे भी अब तुम्हें सीरीज से एग्ज़ाम के लिए तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि तुम लोग लाइसेंस ब्रोकर बन सको। फिर एक दिन स्कॉट ने देखा कि एक आदमी फर्म के काफ़ी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को श्रेडर मशीन में डालकर श्रेड कर रहा है, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना चाहिए। तब स्कॉट को उसकी कंपनी पर शक होता है कि यह लोग ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दो FBI एजेंट जेटी मर्लिन फर्म के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनके सामने स्कॉट का फ़ोटो भी था। दोनों एजेंट को यकीन था कि जेटी मर्लिन फर्म एक फ्रॉड कंपनी है, जो लोगों को ठग के उन्हें बर्बाद कर रही है। उन्हें लगता है फर्म के खिलाफ सबूत जुटाने में यह लड़का हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने पता लगा लिया था कि स्कॉट बहुत स्मार्ट है, जो पहले अंडरग्राउंड कैसीनो चलाया करता था, मगर अब वो ब्रोकर बन चुका है, और उनके लिए स्कॉट सरकारी गवाह बन सकता है। दूसरी तरफ ऑफिस में स्कॉट ग्रे के बजाय क्रिस से ट्रेडिंग ट्रिक्स के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखता है, और क्रिस की मदद से स्कॉट पहली बार खुद से अब बड़ी अमाउंट का शेयर बेचता है, और अब वह काफ़ी खुश होता है। वो यह खुशी की बात ग्रे से भी शेयर करता है, मगर ग्रे न जाने क्यों स्कॉट के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे काफ़ी बुरा भला कहता है, और उसे याद दिलाता है कि वह बस एक ट्रेनी है, और ट्रेनिंग को डील फाइनल करना अलाउड नहीं है। मगर जब स्कॉट को एवी दिखाई देती है तो वह समझ जाता है कि ग्रे अभी की वजह से उसे जानबूझकर शर्मिंदा कर रहा है, और ग्रे उसके पैसे कमाने के मौक़ों को भी कम करना चाहता है। फिर स्कॉट देखता है कि फर्म का मालिक, जिसका नाम माइकल है, उस आदमी के साथ कहीं जा रहा है जो कि कुछ दिन पहले उन डॉक्यूमेंट्स को श्रेड कर रहा था। इसके बाद स्कॉट ऑफिस जाता है और फर्म के प्रोस्पेक्टस को चेक करता है, जिसमें उसे कुछ गड़बड़ नज़र आती है। मगर तभी एबी वहाँ पर आ जाती है, और फिर वह दोनों रोमांटिक होने लगते हैं।
इसके बाद स्कॉट हैरी नाम के क्लाइंट को कॉल करता है और उसे अपने बातों में उलझाकर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। फिर हैरी थोड़ी ही देर में स्कॉट के साथ फ्रेंडली हो जाता है, मगर फिर वो फ़िलहाल कोई शेयर ख़रीदना नहीं चाहता क्योंकि वह अपनी फैमिली के इसलिए एक घर खरीदना चाहता है। मगर स्कॉट उसे बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है और उन सपनों के लालच में आकर आखिर हैरी शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन स्कॉट को क्रिस का कॉल आता है। वह कहता है कि तुमने सीरीज 7 एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब तुम एक लाइसेंस ब्रोकर बन चुके हो। अब वह दोनों साथ में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं, मगर रास्ते में स्कॉट क्रिस से पूछता है कि हम लोग इतना बड़ा कमीशन कमाते हैं, वह आखिर कैसे कमाते हैं। मुझे पता है कि हम लोग ब्रोकरेज फर्म हैं और शेयर्स बिकवाते हैं, मगर हमारा कमीशन ज़रूरत से ज़्यादा है और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन के रूल्स के हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऑफ सेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, मगर हमारी फर्म तो अलाउड प्रॉफिट से 4 गुना ज़्यादा कमा रही है। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम खूब सारा पैसा कमा रहे हो और आने वाले समय में और भी ज़्यादा कमाओगे, तो जैसे चल रहा है चलने दो। इसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं, मगर उस पार्टी में स्कॉट को फर्म के काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स का पता चलता है और साथ ही उसे पता चलता है कि यह एक फ्रॉड कंपनी है, मगर अब उसे पैसा कमाने का चस्का लग चुका है, इसलिए वह इन सब बातों में ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं जिसने स्कॉट के जरिए शेयर खरीदे हैं। हैरी की वाइफ पूछती है कि तुमने इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर क्यों खरीदे हैं, तो हैरी बताता है कि जेटी मर्लिन के सीनियर ब्रोकर के हिसाब से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर प्राइस आसमान छूने वाला है, क्योंकि कंपनी की एक नई दवा लॉन्च करने वाली है और जल्दी से हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। मगर हैरी की वाइफ को इस स्कीम पर डाउट होने लगता है, उसे लगता है ज़रूर हैरी को किसी ने ठग लिया है। तब हैरी कहता है कि चिंता मत करो, मैंने बस छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट किया है और अगर मुझे नुकसान हो भी गया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर स्कॉट अपनी बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी के चलते वह उस जगह पर जाता है जहां कंपनी का मालिक माइकल और जॉन गए थे, क्योंकि वह बिल्डिंग तो खाली थी और वहां पर कुछ भी होना नहीं चाहिए था। मगर जब स्कॉट बिल्डिंग के उस जगह को देखता है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के हर फ्लोर पर काफ़ी सारे फ़ोन रखे हुए हैं और वहाँ पर फर्म का मालिक माइकल और जॉन दोनों ही मौजूद हैं। माइकल जॉन से कुछ पूछता है कि अगर हमारी फर्म में पुलिस आ जाए तो हम अपनी फर्म को इस जगह पर कितनी देर में शिफ्ट कर सकते हैं। तब जॉन कहता है कि हम यहाँ पर अपने सेटअप को 2 घंटे में शिफ्ट कर सकते हैं और शाम तक कॉल भी इस जगह पर आने लगेंगी। यह बातें स्कॉट भी सुन लेता है और वह समझ जाता है कि अगर फर्म पर पुलिस का छापा पड़ा तो माइकल यहाँ पर शिफ्ट होने का प्लान बना रहा है। खैर, अब दूसरी तरफ जब एबी ऑफिस से अपने घर लौट रही थी तब FBI एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और स्कॉट के बारे में बात करने के लिए उसे ले जाते हैं। वहीं जैसे जैसे स्कॉट की क्लाइंट के साथ डील्स बढ़ती जा रही थी, ग्रे उसके लिए मुसीबत खड़ा करना शुरू कर देता है और वह कुछ ना कुछ बहाना करके स्कॉट का कमीशन भी कम करवाता है, जिससे स्कॉट की भी परेशान था। उसके बाद फर्म का मालिक माइकल अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हुए कहता है कि यह हमारे फर्म के लिए सबसे प्रॉफिटेबल महीना था। यह सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। फिर माइकल मैड पेटेंट नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में कहता है जो एक नई टेक्नोलॉजी का सिरिंज डेवलप किया है, जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ सकता है और माइकल सबको उस कंपनी के शेयर अपने क्लाइंट को रेकमेंड करने के लिए कहता है। इसके बाद स्कॉट एबी से मिलता है और बताता है कि हमारा फर्म मैड पेटेंट नाम की कंपनी के शेयर बेच रही है, मगर मैं मैड पेटेंट के एड्रेस पर गया था तो मुझे पता चला कि मैड पेटेंट जैसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती और सब यह कुछ एक धोखा है। मुझे पता चल चुका है कि माइकल पैसे कैसे कमा रहा है। वो हमारे जरिए ऐसी कंपनी के शेयर बेच रहा है जो असल में है ही नहीं। हम लोग धोखाधड़ी करके लोगों की जमा पूंजी को गलत जगह पर लगवा रहे हैं। असल में हम लोग जिन कंपनी के शेयर बेच रहे हैं वह माइकल की ही फर्जी कंपनी है, इसीलिए हमें दुगना कमीशन दिया जाता है। माइकल शेयर की नकली डिमांड क्रिएट करता है जो कि पूरी तरह से इलीगल है और हम सभी को जेल हो सकती है। मगर एबी यह सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहती, शायद वह इसके बारे में पहले से ही जानती है। अब अगले दिन एबी को FBI वालों का कॉल आता है और वह लोग उससे स्कॉट के बारे में पूछते हैं। वह लोग चाहते हैं कि एबी स्कॉट को सरकारी गवाह बनाने में उनकी मदद करे, लेकिन एबी इस बात से इनकार कर देती है। तब लोग उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम हमारे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो सबसे पहले हम तुम्हें ही गिरफ्तार करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ हैरी न्यूज़पेपर देखने के बाद वह स्कॉट को कॉल करके पूछता है कि तुमने तो कहा था कि शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, मगर यह तो गिर रहे हैं। तब स्कॉट बेचारे हैरी को फिर से अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे दोबारा से शेयर खरीदने के लिए राज़ी कर लेता है। यही सब बातें FBI एजेंट भी सुन रहे थे और उन्हें भरोसा हो चुका था कि स्कॉट भी अब पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। वहीं इस तरफ हैरी और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ को पता चल चुका था कि फिर उसने फिर से शेयर खरीदे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट के पिता मार्टी, जो कि एक जज हैं, उन्होंने JT मर्लिन की सच्चाई पता लगा लिया और फिर स्कॉट पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारा फर्म का हर एक शख्स फ्रॉड है, जो लोगों को धोखा दे रहा है और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो। मार्टी यह भी कहता है कि मुझे तुम जैसा गिरा हुआ बेटा नहीं चाहिए और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाने। वहीं FBI एजेंट को भी यह पता चल जाता है कि स्कॉट फर्म छोड़ने वाला है, तो वह लोग कंपनी छोड़ने से पहले उसे पकड़ना चाहते हैं। अब दूसरी ओर हैरी का सारा पैसा डूब जाता है और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर चली जाती है और वह पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद स्कॉट अपने पिता के ऑफिस जाता है और उनके लिए सामने रोते हुए बोलता है कि डैड, मैं अपनी कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ और आप प्लीज़ इसमें मेरी मदद कीजिए। मैं JT मर्लिन फर्म को पूरी तरह एक्सपोज करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मगर मार्टी इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसने स्कॉट का साथ दिया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद अगले दिन मार्टी अपने बेटे स्कॉट को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं और एक पिता अपने बेटे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसके बाद स्कॉट जब एबी के साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, तब FBI एजेंट वहां आकर स्कॉट को अरेस्ट कर लेते हैं। तब उसे पता चलता है कि एबी FBI एजेंट के साथ मिली हुई है। इसके बाद जब स्कॉट को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो वह देखता है कि उसके पिता भी वहाँ पर मौजूद हैं। फिर एजेंट स्कॉट और उसके पिता के बीच में हुई फ़ोन कॉल को सुनाते हैं, जिसमें स्कॉट और मार्टी मिलकर एक IPO स्कैम के बारे में बता रहे थे, ताकि वह लोग JT मर्लिन को ठग के उसे बर्बाद कर सकें। यानी उन्होंने स्कॉट का फ़ोन टैप कर रखा था। अब एबी की वजह से मार्टी भी फंसने वाला था। FBI एजेंट डेविड कहता है कि स्कॉट, तुम सरकारी गवाह बन जाओ और बदले में तुम्हें फेडरल इम्यूनिटी मिल जाएगी और हमारे लिए गवाही देने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। मगर तुम्हारे पिता के लिए हम कुछ नहीं कह सकते और उनकी नौकरी जाएगी और बदनामी भी होगी। तब स्कॉट कहता है कि इन सब में मेरे पिता का कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे पिता को जाने दीजिए, वरना मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और आप लोगों को मुझे जेल भेजना है तो भेज दो, मगर JT मर्लिन आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी। फिर काफ़ी सोचने के बाद डेविड स्कॉट से कहता है कि हम तुम्हारे पिता को यहाँ से जाने देंगे, लेकिन तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो। तब स्कॉट बोलता है कि मुझे JT मर्लिन के बारे में सब कुछ पता है, कि माइकल पैसे कैसे कमाता है और वह अपने जुर्म को कैसे छुपा रहा है और उसके पार्टनर कौन हैं, यह सभी मुझे पता है। पुलिस की रेड पड़ने पर वो कहाँ भाग कर जाएगा, यह भी मुझे पता है। यह सुनने के बाद डेविड स्कॉट की शर्त मान लेता है और उसे फर्म की क्लाइंट बुक की कॉपी के साथ साथ फर्म का सारा डेटा भी लाने को कहता है। अब अगले दिन स्कॉट माइकल के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि बॉस, मेरा एक क्लाइंट है जिसके बहुत सारे पैसे डूब गए हैं, मगर वह क्लाइंट बहुत बड़ा आदमी है और हमें उसका ट्रस्ट लूज़ नहीं करना चाहिए। वो मुझे पर बहुत भरोसा करता है और हमें इतना बड़ा क्लाइंट खोना नहीं चाहिए। और माइकल उसके बातों में आ जाता है, मगर असलियत तो यह है कि स्कॉट माइकल को बेवकूफ़ बनाकर हैरी को उसका सारा पैसा लौटाना चाहता है। इसके बाद स्कॉट कंप्यूटर में एक फ्लॉपी डिस्क लगाकर सारा डेटा कॉपी कर लेता है। फिर स्कॉट क्रिस को अकेले में बुलाकर कहता है कि कल रात FBI ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। FBI कुछ ही देर में इस बिल्डिंग पर रेड डालने वाली है। अगर तुम मेरे क्लाइंट हैरी की शेयर सेल टिकट पर साइन कर दो तो हैरी की ज़िंदगी भी भर की जमा पूंजी बच सकती है। वैसे क्रिस इतना बुरा आदमी भी नहीं था और वह स्कॉट का अच्छा दोस्त भी है, तो क्रिस शेयर की सेल टिकट पर साइन कर देता है। फिर स्कॉट उसे सारी कहकर वहाँ से निकल जाता है और क्रिस भी वहाँ से जल्दी निकल जाता है। स्कॉट के निकलते ही काफ़ी सारी इस कार में FBI और पुलिस छापा मारने वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर इस धोखेबाज फर्म की असलियत दुनिया के सामने आ जाती है कि कैसे यह लोगों का पैसा लूट रहे थे। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाएंगे।